अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम, सबको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। यस मैम। ओके बच्चों, आप मुझे बताएं कि स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन शेयर हुई हुई है? यस मैम। ओके। आप लोगों के सेक्शन में सबने सेशंस दिए थे, किसी का रहता तो नहीं है कोई चीज? सेशन में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो सॉरी क्विज में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो अपीयर नहीं हुआ था? अच्छा, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है? आप लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है? यस मैम। सबने लगवा लिया आपके बैच में? नो मैम। कितने लोगों ने नहीं लगवाई? आपको पता है ना, जो फुली वैक्सीनेटेड है, जिससे दोनों डोजेस अपनी कंप्लीट करवा दी हैं, वो कैंपस पे आ सकता है वापस। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कोई क्लास ली हो आज ऑन कैंपस? जी जी, तकरीम हमीद जी बताएं, बोलें। नो मैम, मैं कह रही थी मैंने नहीं लगवाई। ओके। जवेरिया, आपने लगवा ली है? कितने लोगों ने लगवाई है वैक्सीन, ये बताएं पहले मुझे। यस मैम, मैम अभी आज फर्स्ट डोज लगाई है। फर्स्ट ठीक डोज है। लगवाई है। अच्छा, अतिया कयूम, आपने लगवा ली है? जी मैम। ओके, कौन सी लगवाई है? मैम साइनोफार्म। कौन सी सिटी में आपको लगी है? लाहौर में? मैम मुल्तान। ओके, अब तो साइनोवैक लग रही है। चलें, सब लोग अपने आप को वैक्सीनेशन अपनी करवा लें और फिर इंशाल्लाह ऑन कैंपस आपने वापस आना है। अच्छा, अभी भी एक मेल आई हुई है, मैं अभी चेक कर रही थी कि मिड टर्म्स भी ऑन कैंपस होंगे। आपने देखी है वो मेल? तो डेट शीट आई हुई है 28 जून से। मैम वो तो फाइनल्स के लिए नहीं है और डिपार्टमेंट के बच्चों के फाइनल। आप ना, अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, जरा आप अपना मेल बॉक्स चेक करें। आई थिंक मैंने अभी, मेरी नज़र से गुजरी है, ये मिड टर्म्स का देखें जरा, डेट शीट आई हुई 28 जून की, अभी रिसेंट में देखें और मुझे नो बताएं मैम, जरा। कोई भी मेल नहीं आई हुई। अभी नहीं आई हुई? अच्छा, फाइनल का ही होगा फिर वो। मैम वो ठीक, today's our 28 lecture is से उनका about, जो ठीक है, today's our lecture is about COPD and asthma. COPD stands for chronic obstructive pulmonary diseases. ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस का मतलब ये है कि ये वो डिजीजेस हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती हैं पल्मोनरी एयरवेज में, और जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर नहीं होती, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ठीक से नहीं होती। ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस में जो दो डिजीजेस आती हैं, दैट आर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। Chronic bronchitis, as the name indicates, is the inflammatory condition of the bronchi and bronchioles, ठीक है, जिसकी वजह से inflammatory processes की वजह से जो airways हैं वो narrow हो जाते हैं। Emphysema is a condition in which there is destruction of elastin connective tissue from the air sacs, जो कि alveolar sacs होते हैं, उसके outer layers में जो elastin connective tissue होता है उसकी destruction हो जाती है, जिसकी वजह से जो air sacs हैं वो dilated हो जाते हैं, और तब भी जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है।
Now, what is COPD? A set of lung diseases that limit airflow and is not fully reversible. COPD बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसी सेट ऑफ लंग डिजीजेस हैं कि जब ये एक दफ़ा पेशेंट को अफेक्ट करती हैं तो ये इरिवर्सिबल होती हैं। मींस कि प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ डिजीजेस होती हैं जब एक दफ़ा डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज हो जाती है इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, तो ये कंडीशन जो है वो रिवर्सिबल नहीं होती, दोबारा रिवर्ट बैक नहीं होती चेंजेस। सीओपीडी के पेशेंट्स जो होते हैं दे आर हंग्री फॉर एयर, यूजुअली these diseases are progressive and is associated with inflammation of lungs as they respond to noxious particles or gases। ठीक है, पोटेंशियली प्रिवेंटेबल डिजीजेस होती हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं आप। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होती हैं कि जो इनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लाइक स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है, इसी तरह से जो इनहेलेशनल इंजरीज में डिफरेंट गैसेस हैं, एयर पोल्यूशन, फिर ये जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, ठीक है, या फैक्ट्री एरियाज में जो लोग रहते हैं जिसकी वजह से जो स्मोक होता है वो अगर वो इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से ये डिजीजेस हो जाती हैं। तो आप इन डिजीजेस को पोटेंशियली प्रिवेंट कर सकते हो, बट इसको आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते अगर एक दफ़ा ये डिजीजेस जो है वो पेशेंट को हो गई हैं। ठीक है, तो अवॉइडेंस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आर द ओनली बेसिकली मीन्स टू prevent the patient from these diseases. Symptomatic treatment is available. Now, these two diseases are basically under the heading of COPD, chronic obstructive pulmonary diseases. Chronic bronchitis is characterized by chronic inflammation and excess mucus production. बेसिकली आपको पता है कि जब बॉडी में कहीं पे भी इंफ्लेमेटरी प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे जो मेन सेल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं दैट आर न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो लंग्स में जिस वक्त इंफ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं तो एक तो क्रॉनिक इंफ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे जो है वो एयरवेज को नैरो कर देते हैं। अलोंग विद दैट म्यूकस प्रोडक्शन जो होती है बाय गॉबलेट सेल्स एंड बाय म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, वो एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस सिक्रीशन होती है जिसकी वजह से एयरवेज जो है वो नैरो हो जाते हैं। Now, what is a typical feature of chronic bronchitis? Presence of chronic productive cough for 3 months for 2 consecutive years. This is a typical feature of chronic bronchitis. Patient आपके पास आएगा और वो आपको कहेगा कि उसको 3 महीने तक उसको जो है प्रोडक्टिव कफ रहती है, क्रॉनिक टाइप ऑफ प्रोडक्टिव कफ, और ये जो सिलसिला चल रहा है ये पिछले 2 साल से चल रहा है उसको। ठीक है, तो जैसे ही आप ये हिस्ट्री देखते हैं तो दिस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ chronic bronchitis. ठीक है, emphysema is characterized by damage to small sac-like units of lungs that deliver oxygen into the lungs and remove the carbon dioxide. emphysema में बेसिकली जो एयरवेज होते हैं वो इस तरह से ब्रॉड हो जाते हैं। ये जिस तरह से आपने एल्वेलाई आप देख रहे होंगे, ये टर्मिनल एल्वेलाई हैं, ठीक है, एल्वेलर सैक्स हैं। इनकी जो आउटर लेयर होती है, जो आउटर इनकी लेयर है, इसमें बेसिकली इलास्टिक जो है वो इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू उधर जो लॉस हो जाता है और इस तरह से डायलेट हो जाते हैं एयरवेज। ठीक है, तो एम्फाइसीमा में अगर आप देखो तो नॉर्मल अगर आप लंग देखो तो दीज आर द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलर डक्ट्स एंड दीज आर द एल्वेलस। ठीक है, पर इसमें क्या होगा कि जो एल्वेलाई होंगे वो बहुत ज्यादा इस तरह एनलार्ज हो जाएंगे, इसी तरह रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स भी इस तरह एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो एम्फाइसीमा इज बेसिकली द कंडीशन when there is damage to the small sac-like units of the lungs that deliver oxygen into the lungs and remove the carbon dioxide. ठीक है, and chronic cough is again the feature of emphysema. in इस जो chronic cough है वो basically इन दोनों conditions में ही होती है और इसी वजह से ये दोनों diseases जो हैं ये हम पढ़ते हैं under the heading of COPD, और these diseases are obstructive type of diseases. Now, what can cause COPD? स्मोकिंग इज अ प्राइमरी रिस्क फैक्टर। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग अगर कोई पेशेंट कर रहा था, चेन स्मोकर था, ठीक है, तो 80 to 90% केसेस में स्मोकिंग इज द कल्प्रिट, मेन जो कॉज है एटियोलॉजिकल फैक्टर वो सीओपीडी में भी स्मोकिंग ही है, या प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हार्मफुल पार्टिकल्स एंड गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्मोक, एयर पोल्यूशन, केमिकल गैसेस, वेपर्स, फ्यूम्स एंड डस्ट फ्रॉम ड्रेन, हिस्ट्री ऑफ चाइल्डहुड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगर हो, या जेनेटिक मेकअप and increasing age. ठीक है, तो these are all the risk factors. Now, pathogenesis of chronic bronchitis and emphysema. First of all, if a patient is exposed to tobacco smoke or air pollution, there is an enzyme alpha-1 antitrypsin which is present in the lungs. If there is deficiency of this enzyme, then there is breakdown of elastin in the connective tissue of the lungs. Emphysema में
यही होता है कि जो हमारे स्मॉलर एयरवेज होते हैं उनके अराउंड जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर सेप्टा एंड एयरवे इंस्टेबिलिटी की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एयर ट्रैपिंग, डिस्नी एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो जाते हैं। जो जब आप इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं तो उसमें अब नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो आती है, हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोवेंटिलेशन होगी एंड कोर पल्मोनेली होगा। कोर पल्मोनेली क्या होता है? कोर पल्मोनेली मैंने आपको बताया था इज अ राइट साइडेड हार्ट फेलियर ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हैं ये होते हैं इन एम्फाइसीमा एंड इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। जब एक्सपोजर होता है रिस्क फैक्टर का तो कॉन्टिन्यूअल ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रोंकियल एडिमा डेवलप हो जाता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, क्रोनिक कफ एंड ब्रोंकोस्पाज्म, and this can lead to airway obstruction, air trapping, dyspnea and frequent infections. तो दोनों में ही जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं दैट आर स्मोकिंग, टोबैको स्मोक, एयर पोल्यूशन, ठीक है, बट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आर डिफरेंट। एम्फाइसीमा में ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लंग्स होगी और डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर सेप्टा होगा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में ड्यू टू कंटीन्यूअस इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ब्रोंकियल एडिमा डेवलप हो जाता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। बट अल्टीमेटली ये दोनों कंडीशंस करती क्या है? एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन, because these are obstructive type of lung diseases, air trapping, dyspnea, frequent infections, और इस तरह से इन्वेस्टिगेशन पे हमें ये फाइंडिंग्स मिलती हैं। नाउ एम्फाइसीमा की पैथोलॉजी है। एम्फाइसीमा में हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ एल्वुलाई हो जाते हैं। मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई थी, इस तरह से जो एल्वुलाई हैं वो हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाते हैं। ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप अगर देखा जाएगा तो इस तरह से जो आउटर जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, ये सारा जो है हाइपर इन्फ्लेटेड air sacs हुए में। Hyperinflation of alveoli, destruction of alveolar walls, destruction of alveolar capillary walls, narrowed airways, loss of lung elasticity, small bronchioles become obstructed as a result of mucus। अब जो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स होंगे उसमें क्या होगा? बेसिकली वो ऑब्स्ट्रक्ट होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूकस, स्मूथ मसल स्पाज्म, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एंड कोलैप्स ऑफ ब्रोंक्यूलर वॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली द मेन पैथोलॉजी इन एम्फाइसीमा इज हाइपरइन्फ्लेशन ऑफ एल्वुलाई, डिस्ट्रक्शन हो जाती है एल्वुलर वॉल्स की, एयरवे नैरो हो जाते हैं, और जस्ट लाइक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इसमें भी म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होती है और स्मूथ मसल स्पैज्म हो जाता है ब्रोंक्यूल्स का, जिसकी वजह से नैरो हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स। Emphysema is an enlargement of air spaces caused by destruction of alveolar walls, and air spaces greater than 1 centimeter are bulla। ठीक है, 1 centimeter से बड़ी बड़ी air spaces हो जाती हैं। This picture shows the apical bullous disease with relatively little involvement of the rest of the lung। ये देखो, ये apical जो है वो इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की पैथोलॉजी क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हाइपरप्लेजिया हो जाता है म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स का ट्रेकिया और ब्रोंकाई में। आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो दो तरह के ग्लैंड से होता है। एक तो गॉबलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, दूसरा म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। इन दोनों का जब हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो क्या होगा? म्यूकस सिक्रीशन एक तो ज्यादा हो जाएगी, सीलिया डिसअपियर हो जाएंगे, जिसकी वजह से म्यूकस जो है वो ड्रेन आउट नहीं होगा। ठीक है, और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस एंड नैरोइंग ऑफ स्मॉल एयरवेज आ जाती है। हाइपरप्लेजिया ऑफ द म्यूकस ग्लैंड्स मीन हाइपरप्लेजिया होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। जब म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो म्यूकस ज्यादा बनेगा, जो रेशा होता है वो ज्यादा सिक्रीट होगा उन पेशेंट्स में। इन्फ्लेमेटरी स्वेलिंग्स हो जाएंगी ब्रोंकाई में, एक्सेस इन थिक म्यूकस एंड ऑल्टर्ड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो इस तरह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में दिस इज द नॉर्मल ब्रोंकस। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं वो भी ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। ये जो मस्कुलर लेयर है ये भी थिकन्ड हो जाएगी और इसकी वजह से जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, chronic bronchitis में primary symptoms are chronic cough, shortness of breath, increased mucus, frequent clearing of throat, but in emphysema the two symptoms are the same, chronic cough and shortness of breath। limited activity level हो जाता है इसमें। death from emphysema is related to pulmonary failure with respiratory acidosis, hypoxia and coma, क्योंकि emphysema में जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है एंड स्टेज पे वो एल्वुलर सैक्स की, तो उसकी वजह से पल्मोनरी फेलियर हो जाता है। पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्यों जाता है? क्योंकि गैसियस एक्सचेंज जो है प्रॉपर नहीं हो रही होती, कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी में रिटेंशन हो जाती है, ऑक्सीजन की जो है वो कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है, और व्हेन देयर इज नो ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन तो इट कैन लीड टू कोमाटोज स्टेट इन द पेशेंट। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा क्योंकि राइट साइडेड हार्ट जो राइट साइड ऑफ द हार्ट जो इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लंग्स। राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है तो वो लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है, बट अगर लंग्स जो है वो पल्मोनरी फेलियर में है
तो ब्लड जो है वो वहाँ पे ऑक्सीजनेट नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है और राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो फेलियर में चला जाता है। नाउ डिफरेंस यहाँ तक का जो टॉपिक था दैट इज सीओपीडी। सीओपीडी में 2 टॉपिक्स आते हैं, एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। और फर्दर जो अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन सीओपीडी एंड एस्थमा। एस्थमा जो है हम इस लेक्चर में सेकेंड हाफ ऑफ द लेक्चर जो है वो एस्थमा है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सीओपीडी एंड एस्थमा? सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जिसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा आता है। एस्थमा आपको पता है एक अलग से इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें एयरवेज में कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है। So in COPD, there is permanent change to the airways. The narrowed airways are fixed and so symptoms are chronic. Treatment to open up the airways is therefore limited. COPD आपको मैंने शुरू में ही बताया कैसी कंडीशन है कि जब इसमें एक दफ़ा COPD में डैमेज हो जाता है एयरवेज में तो वो परमानेंट डैमेज होता है, वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है और नैरो एयरवेज जो होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं। सिम्टम्स जो हैं वो क्रॉनिक हो जाते हैं और एयरवे की ओपनिंग जो होती है ना दोबारा से वो लिमिटेड हो जाती है। बट एज कंपेयर टू सीओपीडी एस्थमा में देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द एयरवेज व्हिच मेक्स द मसल्स इन द एयरवेज कंस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मसल्स जो होती है ना आउटर लेयर जो मसल की होती है ब्रोंकाई में एयर पैसेजेस में, वो मस्कुलर लेयर जो होती है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है और नैरो हो जाते हैं एयरवेज। लेकिन सिम्टम्स जो है रिलीव भी हो जाते हैं। सिम्टम्स टेंड टू कम एंड गो एंड वेरी इन सिवियरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ट्रीटमेंट जब मिलता है एस्थमा के पेशेंट्स को, तो एस्थमा जो है जब रिड्यूस इन्फ्लेमेशन होती है एस्थमा में तो एयरवेज ओपन अप हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं एयरवेज, और जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट की वजह से हम इन एस्थमा को एक तरह से आप ये समझो कि इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाएगी तो ये कंडीशन जो है रिलीव हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन जो है डायलिटेशन में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे इस कंडीशन में पेशेंट्स के सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। बट सीओपीडी में फिक्स्ड एयरवे नैरोइंग होती है। COPD is more likely than asthma to cause chronic cough with sputum. COPD में asthma से ज्यादा chronic cough और sputum होती है। और नाइट टाइम वेकिंग, रात को जो पेशेंट जाग जाता है ब्रेथलेसनेस की वजह से, वो एस्थमा में कॉमन है विद वीजेस, जो पेशेंट की चेस्ट से आवाज आती है, और अनकॉमन इन सीओपीडी। सीओपीडी में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि सीओपीडी इज रेयर बिफोर द एज ऑफ 35 बट एस्थमा इज कॉमन अंडर 35 years of age. Now these are the diagnostic criteria to diagnose the chronic obstructive lung disease, pulmonary diseases. Symptoms are very important. सिम्टम्स सबसे पहले आपने हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स पूछने होते हैं। क्रॉनिक कफ मैंने आपको बताया कि जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है उसमें क्रॉनिक कफ होती है फॉर 3 months, और ये पिछले 2 years से अगर उस पर ये सिम्टम हो इसका मतलब है कि द पेशेंट इज हैविंग सीओपीडी। फिजिकल एग्जामिनेशन हेल्प्स अ लॉट in order to diagnose the disease. Physical examination में आप respiratory examination करते हैं, पेशेंट की चेस्ट का एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। ठीक है, ऑस्कल्टेट जो स्टेथोस्कोप से आप करते हैं और उससे भी आप नैरोइंग ऑफ द एयरवेज को जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने जो इतना ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा होता है सीओपीडी के पेशेंट्स में, उसमें आपने सैंपल ऑफ स्पूटम ले लेना होता है और उसका भी कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लेना होता है। चेस्ट एक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सीटी स्कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का मैंने आपको बताया था पीछे भी लास्ट लेक्चर्स में भी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं इन ऑर्डर टू सी एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव टाइप ऑफ लंग इंजरीज। आर्टीरियल ब्लड गैसेस मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, इसमें हम जो है वो ब्लड गैसेस देखते हैं कि ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, पीएच ऑफ द ब्लड देखी जाती है, बाइकार्बोनेट आयंस देखे जाते हैं। तो अगर हमने बॉडी में इन पेशेंट सीओपीडी के पेशेंट्स में सिवियरिटी देखनी है तो हम आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवाते हैं, बिकॉज इन सिवियर केसेस डिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना शुरू हो जाती है which indicates that there is respiratory acidosis occurs in the body। ठीक है, तो अगर तो आर्टीरियल ब्लड गैसेस में आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की पिक्चर मिलती है तो पेशेंट बहुत सिवियर कंडीशन में है। ठीक है, और पेशेंट को आपने फौरन से ट्रीट करना है, बिकॉज अब पेशेंट जो है कोमा में जा सकता है। पेशेंट को अब सिवियर हाइपोक्सीमिया है, मींस के पेशेंट का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो काफी डिक्रीज्ड है। पल्स ऑक्सीमीटर ये आपने देखा होगा आईसीयूज में, सीसीयूज में, ये पेशेंट को थंब पे फिंगर पे लगाया होता है पल्स ऑक्सीमीटर।
और उसके साथ मॉनिटर अटैच किया होता है जिससे आप पेशेंट का जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन देख रहे होते हो। ठीक है, तो दीज आर ऑल द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ सीओपीडी। Now, what are the different ways to prevent or slow the progression of COPD? Stop smoking if you smoke to prevent further damage to your body. Smoking cessation is critical for all severities of COPD. सबसे पहले जो मेन कॉज जो रिस्क फैक्टर है आपने उसको स्टॉप कर देना होता है। फिर आपने अवॉइड करना है प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एक्सपोजर टू सेकंड हैंड स्मोकिंग। मीन्स के पैसिव स्मोकिंग से भी आपने अपने आप को बचाना है। ये ना हो कि पेशेंट खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रहा लेकिन उसके आसपास के लोग जो हैं या जिस एनवायरनमेंट में वो काम करता है या जिस घर में वो रहता है वहाँ पे कुछ और लोग जो है वो स्मोकिंग करते हैं और जिसकी वजह से उसका एक्सपोजर है स्मोकिंग से और शी और ही इज पैसिव स्मोकर। तो आपने ये जो रिस्क फैक्टर है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है इसको सबसे पहले स्टॉप करना है। अदर सब्सटेंसेस सच एज केमिकल्स, वेपर्स, फ्यूम्स, मिस्ट, डस्ट एंड डीजल एग्जॉस्ट फ्यूम्स दैट इरिटेट्स लंग्स। तो आपने इनहेलेशनल इंजरीज को भी कम करना है। देन सीओपीडी कैन बी मैनेज बट नॉट क्योर्ड। इसको हम फुली क्योर तो नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल एंड इज बेस्ड ऑन सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। Early diagnosis and treatment can slow progress of the disease, relieve symptoms, improve an individual's ability to stay active. अब जो आपने ट्रीटमेंट देना सीओपीडी में आपको पता है ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस हैं। इसमें जो एयरवेज हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उनकी डिस्ट्रक्शन हुई हुई है, उनमें नैरोइंग डेवलप हुई हुई है। तो आपने शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स दे देने होते हैं इनहेलर्स की फॉर्म में जो कि सॉल्बिटामोल होता है, टर्बिटालीन, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट करते हैं। फिर लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स आप इनहेलर्स की फॉर्म में देते हैं, सॉल्मेट्रोल एंड फोर्मेट्रोल। ब्रोंकोडायलेटर्स लाइक थियोफाइलिन टैबलेट्स। थियोफाइलिन टैबलेट्स आर बेसिकली this drug mainly perform a function like relaxes the muscle around the airways। तो ये क्या करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है जिसकी वजह से ब्रोंकोडायलेटेशन हो जाती है। ऑक्सीजन थेरेपी ऑब्वियसली हेल्प्स विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सीओपीडी, chronic obstructive lung disease. Our second topic in today's lecture is bronchial asthma. Asthma is a very important disease because as you know that most of the people nowadays around us we can see in the hospital setups in our families are suffer from asthma because in today's life our lifestyle is very sedentary and pollution air pollution जो है वो बहुत बढ़ गई है जिससे dust allergies, food allergies, patients are individuals or people are so sensitive, so much sensitive। ठीक है, तो chronic asthma, bronchial asthma जो है this is also is chronic this is also obstructive pulmonary disease because it can also cause obstruction of the airways। ठीक है, जिस तरह COPD में obstruction develop हो जाती है इसी तरह bronchial asthma में भी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, इतनी जो है वो म्यूकस प्रोडक्शन होती है कि जिसकी और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है तो जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि पैटर्न जब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं तो ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ पल्मोनरी डिजीजेस उसको होती हैं। ठीक है, तो व्हाट इज ब्रोंकियल एस्थमा? एक्चुअली द डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये जो सामने लिखी हुई है दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकियल एस्थमा। और ये डेफिनेशन जो है वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ब्रोंकियल एस्थमा इज बेसिकली अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। क्रॉनिक डिसऑर्डर है। रिलैप्सिंग का क्या मतलब है कि डिजीज का एक टाइम होता है जिसपे ये बहुत फ्लेयर अप हुई होती है और जो है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिवियरिटी हुई होती है डिजीज़ की, बट लेटर ऑन रिलैप्स आ जाता है डिजीज़ में और क्या होता है कि पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। तो ये कैसी डिजीज़ है? ये क्रॉनिक डिजीज़ है, रिलैप्सिंग है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर characterized by hyperactive airways. Airways are so hyperactive leading to episodic reversible bronchoconstriction owing to increased responsiveness of tracheobronchial tree to various stimuli. This definition is very important. Bronchial asthma की आपको definition आनी चाहिए। Now there are two types of bronchial asthma. One is extrinsic one and other is intrinsic. Extrinsic asthma is always due to some external stimuli
जैसे एलर्जेंस होते हैं, पोलन्स होते हैं, हाउस डस्ट है, फेदर्स, एनिमल डैंडर, फंगल स्पोर्स, इंजेस्टेड एलर्जेंस, फिश, एग, मिल्क, फूड एलर्जीज होती हैं. तो दीज आर बेसिकली द एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ एस्थमा जिसमें ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रिक्शन ऑफ एयरवेज. और पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस के साथ एक्जिमा के साथ प्रेजेंट करता है. इस एस्थमा को हम अर्ली ऑनसेट एस्थमा भी कहते हैं, एपिसोडिक और एटॉपिक भी कहते हैं. एंड इट अकर्स मोस्टली इन द चाइल्डहुड. ठीक है. और ये उन पेशेंट्स में होता है जो एटॉपिक इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनमें आईजीई एंटीबॉडीज जो है बहुत कॉमनली बन जाती है, जल्दी बन जाती है, रेडिली फॉर्म होती है आईजी एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट. आपने देखा होगा कि जैसे अब आपके क्लास में या आपके ग्रुप में आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है, गार्डन में या कहीं आप लोग जैसे यूनिवर्सिटी में लॉन में बैठे हुए हो, तो आपने देखा होगा कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. ठीक है, डस्ट से, पोलन से, या फिर जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है. ठीक है, इसी तरह से अगर कोई फूड एलर्जी हो गई है किसी को, तो पेशेंट्स ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, और फ्लू हो जाता है. ठीक है, तो ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एटॉपिक इंडिविजुअल्स. ठीक है, यानी कि दे आर सो सेंसिटिव. ठीक है, एंड आईजीई एंटीबॉडीज जो होती हैं, दीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है, तो उन पेशेंट्स में, उन इंडिविजुअल्स में जो आईजीई एंटीबॉडीज होती है वो फौरन से बन जाती हैं अगेंस्ट कॉमन मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, so extrinsic asthma is always due to some external stimuli. Intrinsic asthma is also called late onset chronic non-atopic intrinsic asthma, occurs mostly in adults. External allergens play no part, so it is called intrinsic. इसमें external allergens का कोई रोल नहीं होता. Bronchial smooth muscles इसमें जो है वो constrict हो जाते हैं, bronchial secretions जो होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं. And one important point here is bronchial smooth muscles and bronchial secretions are controlled by autonomic nervous system. ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, मोर स्पेसिफिकली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जब उसकी स्टिमुलेशन हो जाती है तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर देता है. अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको पता है इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होगा? when a patient is exposed to cold, exercise, aspirin, emotions, air pollution stimulates parasympathetic nervous system, and this can lead to bronchial constriction and increase bronchial secretion. ठीक है, तो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा जो है उसका जो मेन कॉज आप समझ रही है, उसके जो stimuli समझते that are not like dust particles or pollens and all that. They are basically caused by activation of parasympathetic nervous system. And what is the role of parasympathetic nervous system? When it get activated, it cause bronchoconstriction. ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा आप कैसे करते हैं? पेशेंट आपके पास आएगा, ट्रबलसम कफ, उसको बहुत ज्यादा कफिंग हो रही होगी, पर्टिकुलरली एट नाइट, अवेकन बाय कफिंग. वो आपको हिस्ट्री देगा कि वो रात को उसको इतनी कफ होती है कि वो जाग जाता है. कफिंग और wheezing आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी उसे होगी. ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजंस, कफिंग, wheezing और चेस्ट टाइटनेस आफ्टर एलर्जन एक्सपोजर. कोल्ड्स दैट लास्ट मोर देन 10 days, उसको जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाएंगे. ठीक है, रिलीफ व्हेन मेडिकेशन इज यूज्ड. तो आपने पेशेंट को जो है इनहेलर की फॉर्म में भी आप देते हो. ये जो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, इनहेलर को यूज करना आना चाहिए. सबसे पहले आपने पेशेंट से कहना है कि आपने टेक ऑफ द कैप of the inhaler and shake the inhaler, then stand up, breathe out, then put the inhaler in your mouth or put it just in front of your mouth. As you start to breathe in, push down on the top of the inhaler and keep breathing in slowly. ठीक है, तो आपने जब उसको मुंह में इस तरह से जो है वो रखा है, तो ऊपर से जब आप प्रेस करोगे, उसकी जो डोज है वो इंटरनली आपकी जो है चली जाएगी, और आपने तब ब्रीथ करना है स्लोली. ठीक है, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 seconds. 10 seconds तक आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है एंड देन ब्रीथ आउट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइड द पेशेंट कि उसको इनहेलर यूज कैसे करना है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. नाउ व्हाट इज द मेन पैथोलॉजी इन एस्थमा? बेसिकली दिस इज द नॉर्मल एयरवे. इसमें जो है ये आउटर मस्कुलर लेयर है, एयरवेज है, ये एयरवे वॉल है. एस्थमा में क्या होगा कि जो मसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं.
ठीक है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है और यहाँ पे इंटरनली म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह से ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी और नैरोइंग ऑफ एयरवेज हो जाएगी। Bronchial asthma with some potential asthma triggers allergens, pollen, pet dander, fungi, dust mites, cold air, fragrances, chemicals, food and drinks, pollutants, cigarette smoking, strong emotions, exercise, respiratory tract infection. These are all the potential triggers, asthma triggers. Now, what is the pathophysiology? This is basically the flow chart. Sequence of events are like due to risk factors. When a patient is exposed to risk factors, stimulation of immune system, IgE stimulates produce B lymphocytes, and it can cause the mast cells degranulation. Mast cells में से जो histamine है वो release होती है, release of inflammatory mediators, release of histamine. It can cause airway hyperresponsiveness and mucus secretion and inflammation, airway remodeling and signs and symptoms of asthma. ठीक है, तो ये सारा sequence of events होते हैं जैसे ही पेशेंट जो एलर्जन को एक्सपोज करता है, एक्सपोज होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आईजीई एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो बी लिम्फोसाइट्स को जो है वो स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, उसके बाद मास्ट सेल्स की डीग्रानुलेशन होती है, इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, हिस्टामिन, और एयरवेज में हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस स्टार्ट हो जाती है, सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, इंफ्लेमेटरी प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं और एयरवेज की नैरोइंग हो जाती है। नाउ पैथोजेनेसिस ऑफ एटॉपिक एस्थमा। एटॉपिक एस्थमा है एक्सट्रिंसिक एस्थमा, ठीक है, जो कि ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। IgE mediated reaction to inhaled allergen elicit acute response within minutes and rate response in the airway, initial sensitization to antigen with stimulation of Th4 type T cells and production of cytokines interleukin 4, 5 and interleukin 13. Acute phase जो start होती है atopic asthma में, that begins 30 to 60 minutes after inhalation of antigen. कोई भी पोलन, कोई भी एंटीजन जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होता है तो मास्ट सेल्स ऑन द म्यूकस सर्फेसेस आर एक्टिवेटेड. These are the mediators which are released, and these are all the mediators which cause bronchoconstriction, like leukotrienes, CD4, D4, E4, prostaglandins D4, E2, F2, histamines, platelet activating factor, and mast cell tryptase. Mediators induce bronchospasm, vascular permeability, and mucus production. लेट फेज ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स होती है, ठीक है, लेटर ऑन जब सारे मीडिएटर्स रिलीज हो जाते हैं तो उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स मीडिएटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मास्ट सेल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड इंड्यूस TH2 सबसेट ऑफ CD4 T cells, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स. These are all basically the factors which cause इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस, ठीक है, द साइट ऑफ एलर्जन, जहाँ पे जो है वो एलर्जन से एक्सपोज हुई है रेस्पिरेटरी जो पैसेजेस हैं, तो वहाँ पे सारे जो मीडिएटर्स हैं, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, वो क्या करेंगे कि वो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे. प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अदर सेल टाइप्स आर इन्वॉल्व्ड लाइक एक्टिवेटेड एपिथेलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड स्मूथ मसल्स. पैथोजेनेसिस ऑफ लेट एटॉपिक एस्थमा में अराइवल ऑफ ल्यूकोसाइट्स एट द साइट ऑफ मास्ट सेल्स होंगी, डीग्रानुलेशन, रिलीज होंगे मीडिएटर्स, ठीक है, और एपिथेलियल सेल डैमेज होगा. इओसिनोफिल्स प्रोड्यूस मेजर बेसिक प्रोटीन्स, इओसिनोफिल कैटायनिक प्रोटीन्स एंड इओसिनोफिलिक पेरोक्सीडेज, ठीक है. इसको अब आपको इस डायग्राम से मैं समझाती हूँ कि दिस इज बेसिकली द नॉर्मल एयरवे. इसके एयरवे का इंटरनल ल्यूमेन है, दिस इज द एपिथेलियल लाइनिंग, आउटर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये मस्कुलर लेयर है. These are the glands which produce secretions and this is cartilage. अब कोई भी एलर्जन इन द फॉर्म ऑफ पोलन या कुछ भी किसी भी फॉर्म में जब एलर्जन जो है वो एंटर हुआ, एंटीजन जो एंटर हुआ एपिथेलियल लाइनिंग में, तो उसने इम्यून सिस्टम किस तरह एक्टिवेट वो कर देता है. टी सेल रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, या तो वो डायरेक्ट इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 5, ठीक है, जो है वो फैक्टर्स रिलीज करते हैं और इओसिनोफिल रिक्रूटमेंट करते हैं, या फिर TH2 सेल्स रिलीज होते हैं, TH2 सेल्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं. दैट कैन लीड टू एक्टिवेशन ऑफ IgE, जो इम्यूनोग्लोबुलिन IgE है, ठीक है, IgE को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से IgE एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बी सेल्स की जो है वो एक्टिवेशन कॉज करते हैं और IgE एंटीबॉडी जाके अटैच हो जाता है विद द आउटर पोर्शन ऑफ मास्ट सेल्स. मास्ट सेल्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं, दीज आर इन्फ्लेमेटरी ग्रैन्यूल्स, इसमें हिस्टामिन,
जो है वो प्रेजेंट होता है। मास्ट सेल्स की डीग्रैनुलेशन होती है, इस तरह से डीग्रैनुलेशन होती है मास्ट सेल्स की, ठीक है। और मास्ट सेल्स की जब डीग्रैनुलेशन होती है तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब व्हाट आर द इफेक्ट्स? इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, एडिमा हो जाता है, इओसिनोफिल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इओसिनोफिल्स बाद में कैटायनिक प्रोटीन्स बना देते हैं, ठीक है। इसी तरह से इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स जो हैं ये अपने ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं। बट इज द एंड रिजल्ट एपिथेलियल लाइनिंग डैमेज हो जाती है, म्यूकस सिक्रीशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए म्यूकस जो है वो कम था, बट एट द एंड म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाती है, एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से नैरोइंग ऑफ द एयरवेज हो जाती है और म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। दिस कैन लीड टू ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। नॉन और एटॉपिक एस्थमा कौन सा एस्थमा है जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई का कोई रोल नहीं है? This is basically triggered by respiratory tract infection including viruses and inhaled air pollutants, sulfur dioxide and ozone. Positive family history is uncommon. Serum IgE normal होता है इसमें, no other associated allergies, skin test negative, hyper irritability of bronchial tree. Subtypes में drug induced asthma है and occupational asthma. नॉन एटॉपिक एस्थमा की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक तो ड्रग इंड्यूस्ड, आपने देखा होगा ड्रग इंड्यूस्ड समटाइम्स पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है ड्यू टू ड्रग्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शन हो गया, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट की ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। पेशेंट की हालत इतनी खराब हो जाती है रिएक्शन से कि सडन डेथ भी हो जाती है। तो नॉन एटॉपिक एस्थमा की एक जो है वो टाइप है ड्रग इंड्यूस और एक है ऑक्यूपेशनल एस्थमा, कि आपके ऑक्यूपेशन पे कोई ऐसी इनहेलेशनल इंजरी आपको हुई जिसकी वजह से आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन डेवलप हो गई, ठीक है। Now morphology of asthma, this is the outer layer, ठीक है। In between the epithelial lining there is goblet cells जो कि ये परी से लेयर म्यूकस की प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। This is basically the basement membrane, ठीक है। Lamina propria, smooth muscles, these are the glands mucus जो कि secretion secrete करते हैं, this is the cartilage, ठीक है। ब्रोंकियल एस्थमा में क्या होता है कि इओसिनोफिल्स जो यहाँ पे होते हैं जो कैटायनिक प्रोटीन्स बना लेते हैं, उसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकन्ड हो जाती है, लैमिना प्रोप्रिया में बहुत सारे मैक्रोफेजेस इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं, मस्कुलर लेयर बहुत थिकन्ड हो जाती है, ग्लैंड्स की हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ग्लैंड सिक्रीशन बहुत ज्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स में न्यूट्रोफिल्स हैं, यूसिनोफिल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, जो कि इम्यून सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं जब भी जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ग्रॉसली लंग ओवर डिस्टेंडेड ओवर इन्फ्लेशन ऑक्लूजन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बाय थिक म्यूकस, ये थिक म्यूकस बन जाता है। म्यूकस में जो है वो क्रश मैन स्पाइरल्स इओसिनोफिल्स चारकोल लेडन क्रिस्टल्स बन जाते हैं बहुत थिक म्यूकस में। थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाती है, एडिमा एंड इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट इन द ब्रोंकियल वॉल्स। सब म्यूकोजल ग्लैंड जो है इंक्रीज हो जाते हैं और हाइपरट्रॉफी हो जाती है ब्रोंकियल वॉल, हाइपरट्रॉफी हो जाती है ब्रोंकियल वॉल मसल्स की, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाती है ब्रोंकियल एस्थमा में। ये हम बात करें एटॉपिक एस्थमा की जिसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस इन्वॉल्व नहीं है। क्रशमैन स्पाइरल्स क्या होते हैं कि जब आप माइक्रोस्कोप पे देखते हो स्पूटम और ट्रेकियल वॉशिंग्स को, तो उसमें इस तरह से कॉइल्ड बेसोफिलिक प्लग्स ऑफ म्यूकस होते हैं फॉर्म्ड इन द लोअर एयरवेज, इस तरह से आपको नजर आते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइंस क्लासिकल एस्थमेटिक अटैक, डिस्निया, परसिस्टेंट रिकरेंट कफ होती है, पेशेंट को वीजिंग, वीजिंग एक ऐसी साउंड होती है जो एस्थमेटिक पेशेंट की चेस्ट से वैसे भी सुनाई दे रही होती है अगर आप उसको स्टेथोस्कोप से ना भी आप जो है वो सुने, ठीक है। एस्थमा में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो एक्सपायरेशन होती है वो प्रोलॉन्ग होती है, इंस्पायरेशन जो है वो थोड़ी सी शॉर्टन होती है, पेशेंट को एक्सपायर करने में डिफिकल्टी हो रही होती है। प्रोग्रेसिव हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स एंड म्यूकस प्लग्स इन द ब्रोंकाई, चेस्ट टाइटनेस होती है। दिस इज अ टिपिकल एस्थमेटिक पेशेंट, टिपिकल एस्थमेटिक अटैक के साथ जब पेशेंट आता है। A condition which is called status asthmaticus is life threatening condition है और ये emergency condition है when the patient is having severe cyanosis and persistent dyspnea, and this is a very fatal condition जिसमें patient की airways इतनी ज्यादा नैरो और इतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गई होती है कि पेशेंट में साइनोसिस डेवलप हो जाता है, ठीक है। मेन प्रोग्रेस टू एम्फाइसीमा। नाउ हाउ टू डायग्नोज द डिजीज, स्पायरोमेट्री करते हैं, ब्रीदिंग टेस्ट करवाए जाते हैं। स्पायरोमीटर इज अ डिवाइस जिसमें आप पेशेंट की एबिलिटी देखते हैं कि वो जो है वो कितना अच्छा जो है उसकी आप ये समझिए कि एयर एंट्री है, ठीक है। तो स्पायरोमेट्री की जाती है ब्रोंकोडायलेटर्स
रिवर्सिबिलिटी टेस्टिंग की जाती है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं, जस्ट एक्सरेज एंड आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ट्रीटमेंट में जो आप देते हो ब्रोंकोडायलेटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें शॉर्ट एक्टिंग भी होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं, रैपिड ऑनसेट वाले होते हैं, क्विक रिलीफ और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करते हैं, विद इन मिनट्स जो काम करते हैं और एक्यूट अटैक्स में दिए जाते हैं। ठीक है, तो bronchodilators are basically the main treatment of asthma because there is constriction occur in the bronchioles। और बीटा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, सॉल्बिटामोल आप देते हो, इसमें वेंटोलिन के नाम से होती है, अल्बिट्रोल होती है, शॉर्ट एक्टिंग है ये। ठीक है, नेबुलाइजर्स की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, इनहेलर्स की फॉर्म में भी। ब्रोंकोडायलेटर्स आप देते हो थियोफाइलिन जो रिलैक्स करते हैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देते हैं। इसके अलावा आपने एंटी इंफ्लेमेटरी देनी होती है। ऑब्वियसली देयर इज इन्फ्लेमेशन एट साइट ऑफ वो जो जहाँ पे एंटीजन जो है उसने इफेक्ट किया होता है वहाँ पे इंफ्लेमेटरी प्रोसेसेस की स्टार्ट हुए होते हैं, जिसकी वजह से एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स इन ऑर्डर टू सप्रेस द इंफ्लेमेटरी प्रोसेसेस। ठीक है, so these are all about bronchial asthma, systemic form to control exacerbations and manage persistent asthma। ठीक है, इनहेलर में जो इनहेलर डिजाइन किए जाते हैं ना, ये अक्सर कॉम्बिनेशन होते हैं एक तो ब्रोंकोडायलेटर्स के और इसके साथ इसमें कॉम्बिनेशन होता है स्टेरॉइड्स का। ठीक है, ये सॉल्मेट्रोल इज अ बीटा ब्लॉकर। ठीक है, सॉल्मेट्रोल जो है वो लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, और ये जो है ना साथ ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ठीक है, प्रोपियोनेट, यूटिकासोन प्रोपियोनेट। ठीक है, कॉम्बिनेशन दिया जाता है बीटा ब्लॉकर्स का अलॉन्ग विद स्टेरॉइड इन ऑर्डर टू ज्यादा इफेक्टिव जो है वो ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, समझ आ गई इस लेक्चर की? यस मैम। ओके जी, अब आपने आपके अटेंडेंस में आज नहीं लगा रही, आज मैं वहां से लेक्चर नहीं ले रही, ए पोर्टल अभी मैंने नहीं खोला हुआ, तो आपका ये है कि फिर मैं जूम से निकाल कर ना आपके अटेंडेंस रिपोर्ट्स में से तो मैं आपकी लगा दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। और अभी आपकी कोई और क्लास भी है कि बस खत्म हो गई? नो मैम, बस खत्म हो गई। एससीपी की तो नहीं है? आप नो एससीपी मैम, वो पढ़ रहे हैं? वेडनेसडे सैटरडे होते हैं। वेडनेसडे सैटरडे होती है मैम वो। अच्छा, आपको कौन पढ़ा रहा है एससीपी? मैम सर अवैस पढ़ा रहे। अच्छा सही। नहीं तो आपको कैंपस पे आप में से कोई बच्चा आया था आज के नहीं क्लासेस लेने? आज स्टूडेंट्स नो आए हुए थे ना वहाँ पे? अच्छा, आप लोग नहीं आए मैम, थे। हमारी इवन आईडी है तो हम लोग फिर इवन के हिसाब से आएंगे, थर्सडे और फ्राइडे। इवेंट का तो अभी मेरा ख्याल है कि इस तरह से डिवाइड भी करे, वैक्सीनेशन का स्टेटस ही देखा जा रहा है स्टूडेंट्स का। अगर तो आप यस मैम, वैक्सीनेटेड तो आप आ सकते अक्सर हो। यस हाँ मैम, कुछ स्टूडेंट्स को लग भी चुकी है वैक्सीन और कुछ को भी फर्स्ट डोज लगी है और सेकंड रहती है। ठीक, चलिए ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।